अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ़ याकूब और आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स। हम सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स वाले चैप्टर के अंदर अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं और इस सफ़र में हम वेव्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ रहे हैं। मैं बार बार एक मिसाल देता होता था पानी की वेव्स। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पानी की वेव्स पैदा करने के लिए कोई आला भी है? तो जवाब है जी हाँ। और आज हम उसी आले के मुतालिक पढ़ेंगे और उस आले का नाम है रिपल टैंक। रिपल टैंक क्या होता है, इसके कौन कौन से अज्जा हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, ये सारा कुछ जानने के लिए आए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स वाले चैप्टर में अपनी डिस्कशन स्टार्ट किए हुए हैं। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर का इख्तिताम मैंने एक सवाल पे किया था। वो सवाल क्या था? वो सवाल था कि एनर्जी किस वेव की ज़्यादा होगी? क्या ऐसी वेव की एनर्जी ज़्यादा होगी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, या ऐसी वेव की एनर्जी ज़्यादा होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है? तो इसका जवाब मैंने कहा था आपने सोच के रखना है। इसका जवाब मैं आइंदा लेक्चर में दूंगा। तो क्या सोचा आपने? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। जी, मैंने ये रिलेशन बताया था कि वेव एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूं तो वेव की एनर्जी भी बढ़ जाएगी, और अगर फ्रीक्वेंसी को कम कर दूं तो वेव की एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो हम इसका जवाब इस तरह से दे सकते हैं कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव एनर्जी ज़्यादा होगी और कम फ्रीक्वेंसी वाली वेव की एनर्जी कम होगी। तो अब मज़ीद अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और वेव्स जो कि हम पढ़ रहे हैं उसमें हम देख चुके कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। मैकेनिकल वेव्स की आगे दो इकसाम, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव को भी देख चुके हम लोग। मैं वेव्स के अंदर बार बार एक मिसाल देता रहा हूँ कि पानी के टब के अंदर अगर मैं कोई खलल पैदा करूँ तो उस खलल की वजह से पानी के अंदर वेव्स पैदा हो जाती हैं। तो आप बार बार ये चीज़ पढ़ते आए मुझसे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पानी के अंदर ये वेव्स पैदा करने के लिए कोई आला भी मौजूद है? तो जी हाँ, उस आले का नाम है रिपल टैंक। रिपल टैंक एक ऐसा आला है जो पानी की वेव्स को पैदा करने के लिए और साथ ही साथ उन वेव्स का मुतालिया करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज आपको एक नई चीज़ पता चल गई रिपल टैंक के बारे में कि रिपल टैंक एक ऐसा आला होता है जो पानी की वेव्स को पैदा करेगा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताएं रिपल टैंक क्या होता है, बोर्ड के इम्तिहान के अंदर भी 2 नंबर का यह सवाल आ सकता है कि रिपल टैंक की तारीफ करें। तो उसकी तारीफ हम लिख देते हैं कि रिपल टैंक एक ऐसा आला है जो पानी की वेव्स को पैदा करने के लिए और उसका मुतालिया करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहां पे लफ्ज़ लिखा है उसका, किसका? जी, ये उसका मतलब, यहां पे उसका मतलब है पानी की वेव्स। तो हमने रिपल टैंक की तारीफ तो लिख ली। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रिपल टैंक दिखता किस तरह से है, कौन कौन से हिस्से रिपल टैंक के अंदर पाए जाते हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि लाइट बोर्ड के ऊपर रिपल टैंक की कंस्ट्रक्शन मैंने जाहिर की हुई है। मैं पहले कुछ हिस्सों के नाम यहाँ पे लिखूंगा और हर एक हिस्से की वजाहत मैं साथ साथ बोलता भी चला जाऊंगा और साथ ही साथ आप उसे लाइट बोर्ड पे देख भी सकेंगे। तो चलें हम पहले हेडिंग दे देते हैं कि रिपल टैंक के अंदर
हिस्से या रिपल टैंक के अज्जा या रिपल टैंक की कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। आप इन तीनों में से कोई सी भी हेडिंग दे के लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अब कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहले जो चीज़ आती है वो होती है रेक्टेंगुलर ट्रे। ये रेक्टेंगुलर ट्रे किस चीज़ की बनी होती है? इस रेक्टेंगुलर ट्रे का जो पेंदे का मतलब है जो नीचे वाली बेस जो होती है वो शफाफ शीशे की बनी होगी। तो ये रेक्टेंगुलर ट्रे हो गई। साथ ही साथ इस रेक्टेंगुलर ट्रे के अंदर हमने पानी भरा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पानी मैकेनिकल वेव है। पानी के अंदर पैदा होने वाली वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं, और मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं कि जिनको एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो पानी का होना यहाँ पे एक बेसिक या बुनियादी जुज़ है। उसके बाद हम जानते हैं कि पानी में वेव्स तब तक पैदा नहीं होंगी जब तक कोई खलल पैदा ना हो, कोई डिस्टर्बेंस पैदा ना हो। तो उस खलल को पैदा करने के लिए कोई वाइब्रेशन करवाने वाला जिस्म भी तो होना चाहिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, उसको हम नाम देंगे वाइब्रेटर का। वाइब्रेटर उस रेक्टेंगुलर ट्रे के अंदर पड़े हुए पानी के अंदर खलल पैदा करेगा और उस खलल की वजह से पानी के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अब ये वाइब्रेटर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल मोटर होगी। ये वाइब्रेटर का काम यहाँ पे एक मोटर सर अंजाम दे रही होगी। साथ ही साथ इस मोटर को रखने के लिए हम एक तख्ती का इस्तेमाल करते हैं और इस तख्ती के ऊपर हम मोटर को रख देंगे। और इसके अलावा एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई, इसको आप पावर सप्लाई भी लिख सकते हैं। ये पावर सप्लाई जैसे ही मैं ऑन करूंगा, ऑन करने से क्या होगा कि मोटर ऑन हो जाएगी और मोटर के ऑन होने से वाइब्रेशंस होंगी और वो वाइब्रेशंस पानी के अंदर खलल पैदा करेंगी। अब ये सारे हिस्से तो मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब इसको अच्छे से समझने के लिए आप इसको लाइट बोर्ड पे भी देख सकते हैं। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रिपल टैंक काम किस तरह करता है, तो उसकी वजाहत के लिए आप ये वीडियो भी देखते चले जाएं, साथ ही साथ मेरे अल्फाज को भी अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लें। तो रिपल टैंक का सबसे पहला जुज़ है ये रेक्टेंगुलर ट्रे। अब आप देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर ट्रे ज़मीन पे नहीं पड़ी हुई, बल्कि ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर, कितना ऊपर, करीबन आधा मीटर ज़मीन से ऊपर रखी हुई है हम लोगों ने। और उस ट्रे के अंदर पानी भर दिया जाएगा। पानी के ऊपर एक तख्ती लगाएंगे। अब पानी के ऊपर तख्ती इस तरह से लगाएंगे कि ये पानी के अंदर डूब ना रही हो, बल्कि पानी की सतह को हल्का सा मस कर रही हो, टच कर रही हो। अब इस तख्ती के ऊपर एक मोटर फिक्स कर देंगे और साथ ही साथ पावर सप्लाई भी लगा देंगे। अब जैसे ही पावर सप्लाई से मैं स्विच ऑन करूंगा तो स्विच के ऑन होने से मोटर चलना शुरू हो जाएगी। जैसे ही मोटर चलना शुरू होगी तो जिस तख्ती पर मोटर नस्ब की गई है वो भी वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगी। अब चूंकि तख्ती पानी की सतह को मस कर रही है तो वो पानी की सतह के ऊपर एक खलल पैदा करेगी और वो खलल पानी के अंदर वेव्स को पैदा करवाना शुरू कर देगा। अब हम चाहते हैं कि हम इन वेव्स को देख भी सकें, तो देखने के लिए हमने रेक्टेंगुलर ट्रे के नीचे एक सफ़ेद पेपर या सफ़ेद पर्दा रखा हुआ है। इन वेव्स को देखने के लिए रेक्टेंगुलर ट्रे के ऊपर एक बल्ब भी नस्ब किया गया है। तो जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा पावर सप्लाई से, मोटर चलना शुरू हो जाएगी। मोटर के चलने से तख्ती वाइब्रेट करेगी और तख्ती के वाइब्रेट करने से पानी के अंदर एक खलल पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से पानी की वेव्स पैदा हो जाएंगी। अब जैसे ही मैं बल्ब को ऑन करूंगा तो बल्ब का साया जैसे ही उन चलती हुई वेव्स के ऊपर पड़ेगा तो वो सारे का सारा अक्स हमें नीचे रखे सफ़ेद कागज़ के ऊपर मिल जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी वर्किंग समझ आ गई है। और अगर आपसे पूछा जाए कि रिपल टैंक की वजाहत करें, तो रिपल टैंक की वजाहत के लिए आप पहले रिपल टैंक की
तारीफ लिखेंगे, साथ ही साथ उसके हिस्से यानी अज्जा या कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। उसके बाद यह वजाहत जो मैंने बोली आप इसको अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि कोई भी चीज़ आगे पीछे ना हो। आगे पीछे कोई भी चीज़ करेंगे तो काम ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब बढ़ते हैं उसकी जानिब जो हमें वेव्स हासिल हुई। अब वेव्स जो हासिल होंगी वो हमें कुछ इस तरह के पैटर्न की हासिल होंगी कि कहीं पे हमें ब्राइट स्पॉट्स नजर आएंगे और उनके दरमियान कहीं पे डार्क स्पॉट्स नजर आएंगे। अब ये ब्राइट स्पॉट्स और डार्क स्पॉट्स यानी कि आप इस तरह से कह लें कि ये सफ़ेद और स्याह कलर की जो लाइनें हमें मिलेंगी ये क्या चीज़ बता रही हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने दो इस्तिलाहात इस्तेमाल की थी, क्रस्ट और ट्रफ। अब ये क्रस्ट क्या था? हमने देखा था कि क्रस्ट किसी भी ट्रांसवर्स वेव के उस हिस्से को कहेंगे जो वस्ती पोजीशन से ऊंचे होते हैं, और ट्रफ हर उस हिस्से को कहेंगे जो वस्ती पोजीशन से नीचे हों। अब हम जानते हैं कि जो पानी के अंदर वेव्स पैदा होंगी वो कुछ इस तरह से पैदा होंगी। अब जैसे ही पानी के अंदर ये वेव्स पैदा हुई तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जहां जहां पे ये ट्रफ वाला हिस्सा आएगा वहां पे हमें सफेद धारियां नजर आएंगी, और जहां जहां हमारे पास क्रस्ट आएगा वहां पे हमें एक काली धार नजर आएगी। हम इसे कह सकते हैं कि ये डार्क और ब्राइट स्पॉट्स की हमारे पास सीरीज बनती चली जाएगी और ये सीरीज आगे की तरफ मूव करती चली जाएगी। अब आपकी किताब में इन ब्राइट और डार्क स्पॉट्स की जो सीरीज हासिल हुई उसने इसको कहा हमें सीधी वेव फ्रंट्स देखी। अब ये लफ्ज मैंने जो बोला वेव फ्रंट, इसका क्या मतलब है? जी हाँ स्टूडेंट्स, इसके मतलब को जानने के लिए समझ लें कि मेरे पास ये एक वेव चलती जा रही है। मिसाल के तौर पे ये एक सारी की सारी वेव इस तरह आगे की जानिब बढ़ती चली जाएगी। अब वो वेव के सारे हिस्से जहां पे हमेशा क्रस्ट ही गुजरेगा उसको मैं वेव फ्रंट का नाम दूंगा, या वेव का वो हिस्सा जहां पे हमेशा ट्रफ ही रहेगा उसको भी मैं वेव फ्रंट का नाम दे सकता हूं। तो अब क्रस्ट और ट्रफ की जुबान से निकल के हम कोई ऐसी तारीफ करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा आम हो जाए कि हर हालत में वो तारीफ ठीक हो जाए। तो वो तारीफ हम कुछ इस तरह से करेंगे कि वेव फ्रंट वेव के वो हिस्से होते हैं कि जहां पे मीडियम के ज़रात की मोशन हमेशा एक जैसी हो। किस तरह एक जैसी हो? कि अगर उस पॉइंट के ऊपर क्रस्ट आ रहा है तो हर दफ़ा उस पॉइंट के ऊपर क्रस्ट आएगा, और अगर उस पॉइंट पे ट्रफ आ रहा है तो हर दफ़ा उस पॉइंट पे ट्रफ आएगा। तो चले हम वेव फ्रंट की तारीफ भी लिख लेते हैं। वेव फ्रंट की तारीफ लिखने के लिए सबसे पहले हम वेव फ्रंट की हेडिंग देंगे। तो वेव फ्रंट की हेडिंग देने के बाद तारीफ हम इसकी कुछ इस तरह से करेंगे कि वेव फ्रंट वेव्स के वो हिस्से होते हैं जहां मीडियम के ज़र्रात की मोशन एक जैसी होती है। तो स्टूडेंट्स, यहां पे तो वेव फ्रंट्स का जिक्र किया गया, ये सीधी वेव फ्रंट्स का जिक्र किया गया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन सीधी वेव फ्रंट्स के अलावा भी कोई वेव फ्रंट्स हो सकती हैं? तो जी हाँ, हमारे पास सीधी वेव फ्रंट्स भी हो सकती हैं और सर्कुलर वेव फ्रंट्स भी हो सकती हैं। अब सर्कुलर वेव फ्रंट्स हासिल करने के लिए हमें क्या तब्दीली करना पड़ेगी? हमें तब्दीली इस तरह से करनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो मैंने तख्ती रखी थी पानी की सतह के ऊपर, उस तख्ती की जगह अगर मैं एक पत्थर रख दूं और पत्थर को ऊपर और नीचे करूं और उसकी वजह से जो खलल पानी के अंदर पैदा होगा
उस खलल की वजह से पानी के अंदर जो वेव्स पैदा होंगी वो वेव्स अब सीधी सूरत में नहीं निकलेंगी, वो वेव्स अब कुछ इस तरह से निकलेंगी कि ये मैंने पत्थर रखा और इस पत्थर को जब मैं ऊपर और नीचे की तरफ मूव करूंगा तो मेरे पास कुछ इस डायरेक्शन में वेव्स बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएंगी। तो यहां से हमने ये भी देख लिया कि वेव फ्रंट्स लाजमी नहीं है कि हमेशा सीधे ही हों, वो सर्कुलर भी हो सकते हैं। और हमने ये भी देख लिया कि सर्कुलर वेव फ्रंट्स बनाने के लिए हम तख्ती की जगह एक पत्थर अगर रख दें और उसको ऊपर नीचे मूव करवाएं तो उससे सर्कुलर वेव फ्रंट्स पैदा होंगे। अब यहाँ पे एक बहुत अहम नुक्ता रिपल टैंक के हवाले से वो ये कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी जो पानी की है वो कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, जितनी फ्रीक्वेंसी से मोटर वाइब्रेट करेगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी से पानी की वेव्स आगे की जानिब निकलेंगी। तो यहाँ पे हम बहुत अहम नुक्ता लिख देते हैं कि पानी की वेव्स की फ्रीक्वेंसी ये बराबर होगी किसके, मोटर की फ्रीक्वेंसी के। इसका मतलब ये है कि जितनी फ्रीक्वेंसी मोटर की होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी पानी की वेव्स की होगी और ये हमेशा एक जितनी ही रहेगी। कभी भी रिपल टैंक के अंदर पैदा होने वाली पानी की वेव्स की फ्रीक्वेंसी तब्दील नहीं होगी। इस नुक्ते को आपने अपने जहन में बड़ी अच्छी तरह बिठा लेना है। अब पानी की वेव्स तो हमने पैदा कर ली, जो कि इस तारीफ का एक पहला नुक्ता था। तारीफ का अगला भी है कि इसका मुतालिया करने के लिए अब वेव्स का मुतालिया किस तरह से करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखें कि जितनी मर्जी किस्म की वेव हो या जो मर्जी वेव हो वो हमेशा वो 3 किस्म के अवामिल लाजमी दिखाएगी। उसमें से जो पहला अमल है उसको हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन का, फिर रिफ्रैक्शन और उसके बाद वो जो तीसरा मजहर वो जाहिर करेगी वो होगा डाइफ्रैक्शन का। अब ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन ये तीनों क्या हैं, इस तीनों को किस तरह से हम इसकी वजाहत करेंगे। तो उसमें से आज सबसे पहले मैं रिफ्लेक्शन का फिनोमिना ये आपको इसकी वजाहत करूंगा। अभी रिपल टैंक के अंदर पैदा होने वाली पानी की वेव्स की रिफ्लेक्शन नहीं समझाऊंगा, अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए रोशनी की वेव्स की जो रिफ्लेक्शन होती है वो समझाऊंगा, क्योंकि लाइट वेव्स की रिफ्लेक्शन का समझना सबसे ज़्यादा आसान है और अगर वो चीज़ समझ आ जाती है तो पानी की वेव्स की रिफ्लेक्शन का समझना भी आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास 2 मीडियम हैं। ये 2 मीडियम किस तरह से हैं कि पहला मीडियम ये ऊपर की जानिब है और दूसरा मीडियम ये नीचे की जानिब है और इन दोनों मीडियम को जुदा करने वाली यहाँ पे कोई लाइन है जो इन दोनों मीडियम की बाउंड्री के तौर पे एक्ट कर रही है। अब अगर रोशनी की कोई रे यहाँ पे इंसिडेंट होती है तो क्या होगा कि रोशनी की रे इस बाउंड्री पे पड़ने के बाद दोबारा उसी मीडियम में दाखिल हो जाएगी। समझ आई आपको मैंने क्या समझाया? मैंने यह समझाया कि अगर लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होना चाह रही है और जैसे ही वो बाउंड्री से टकराएगी तो टकराने के बाद वो दोबारा पहले मीडियम में वापस मुड़ जाएगी। इस मजहर को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन का लफ्जी मतलब होता है वापस मुड़ जाना। तो अगर आप लफ्जी मतलब से भी इसको याद रखेंगे तो आपके लिए ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन के अंदर एक शर्त भी होती है कि अगर वो शर्त पूरी होगी तभी रिफ्लेक्शन का अमल आप लिख सकते हैं, रिफ्लेक्शन का अमल देख सकते हैं। अदरवाइज रिफ्लेक्शन का अमल पढ़ना और उसे समझना मुश्किल हो जाएगा। वो शर्त क्या है? वो शर्त यह है कि अगर मैं इस बाउंड्री पे एक नॉर्मल गिरा दूं और इसकी वजह से बनने वाला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों बराबर हों,
अब इस एंगल को क्या कहेंगे और इस एंगल को क्या कहेंगे? अब चूंकि ये एंगल बन रहा है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान, तो इस वजह से हम इसको नाम देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस का। और ये एंगल चूंकि बन रहा है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान, तो हम इसको नाम देंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये वाली जो लाइन जो हमने परपेंडिकुलर गिराई, जो अमूद गिराया, इसको नॉर्मल लाइन कहते हैं। इस लाइन को हम रिफ्लेक्टेड रे का नाम देते हैं, और वो रे जो कि अंदर दाखिल हो रही है इसको इंसिडेंट रे का नाम देते हैं। तो शर्त भी आपने देख ली कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बराबर होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अगर ये शर्त पूरी होगी तभी आप रिफ्लेक्शन के अमल को समझ सकते हैं। आज मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट के लिए लाइट रेज की रिफ्लेक्शन समझाई है। पानी की वेव्स की रिफ्लेक्शन किस तरह होगी ये इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे अपने आइंदा आने वाले लेक्चर में। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। जी तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से हम पानी की वेव्स पैदा कर सकते हैं, और किसकी मदद से पानी की वेव्स पैदा कर सकते हैं? रिपल टैंक की मदद से। हमने उसके जितने भी अज्जा थे वो सारे भी देख लिए, और हम ये भी देख लिया कि हर जुज़ क्या क्या काम करता है। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।